So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part number 2 of previous year question discussion series. लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने 2025 के पेपर का डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी, बायोलॉजी बोर्ड बस्टर 2026, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सेक्शन ए को भी रिवाइज कर सकते हो, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन बी को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, और जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस है, दे आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 17 to 21, आई गेस 17, 18, 18 कहाँ पे है, 18, 19, 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के अंदर है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं सेक्शन सी को करना है या नहीं करना। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ वीडियो हम लोग उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि एक पेपर में 3 से 4 वीडियोस के अंदर करवाऊंगी कवर, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर सब देख के आप लोग ओवरवेल्म ना हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स नीड टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। ठीक है, यानी कि आपको या तो ये पार्ट अटेम्प्ट करना है या फिर आपको ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है। एंड इनके सॉल्यूशन ना यहाँ पे साथ में दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, ये जो सॉल्यूशंस है ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा, इतना लिखने पर अगर मैंने लिखा होता यही सेम तो मुझे कितने मार्क्स मिलते। ठीक है, चलो अब एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। ए पार्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ आर मॉर्फिन एंड हीरोइन रिलेटेड, मेंशन देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। और में क्या है, और में ये जो बी पार्ट है उसका एक है फर्स्ट, फर्स्ट के भी दो सब पार्ट है, एंड सेकेंड। अब अगर आपको जो है इसका ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इफेक्ट्स नहीं पता, और फिर आप सोचो कि यार मैं बी वाले का ये वाला अटेम्प्ट कर दूं, वो मत करना, क्योंकि आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो पार्ट आपने ए या बी उनमें से पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपको वही पार्ट फिर कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है। दूसरा पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जो पार्ट आप पहले अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन का, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। चलो, अब क्वेश्चन इज हाउ आर मॉर्फिन एंड हीरोइन रिलेटेड, मेंशन देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो मॉर्फिन और हीरोइन होते हैं, ये किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको वो बताना है। ठीक है, दीज आर ड्रग्स एंड आपको उनके इफेक्ट बताने हैं ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो हीरोइन जो है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, जो हीरोइन होता है, ये मॉर्फिन को एसिटाइलेशन का प्रोसेस, जब मॉर्फिन जो है वो एसिटाइलेशन का प्रोसेस अंडरगो करता है, उसके बाद में हेरोइन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, यानी कि हेरोइन को हम लोग मॉर्फिन से ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन। ठीक है, एंड दोनों क्या होते हैं, इनके बीच में क्या कॉमन है, बोथ आर ओपियोइड्स। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, ओपियोइड्स होते हैं। अब इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के अंदर। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इनके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव या पेन किलर। ठीक है, मॉर्फिन जो होता है, इट इज अ वेरी इफेक्टिव पेन किलर। हेरोइन जो होता है, इट इज अ डिप्रेसेंट। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। ठीक है, हेरोइन क्या करता है, ये जो है बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अब जैसे आपने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको दोनों के इफेक्ट बताने हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, मॉर्फिन के भी और हीरोइन के भी। तो क्योंकि आपको दो के इफेक्ट्स बताने हैं, तो वो मार्क्स जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप एक का इफेक्ट लिख के आते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, दोनों के इफेक्ट लिख के आते हैं तो आपको हाफ मार्क्स और मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि फुल 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में क्या था, नेम एन अल्कोहलिक ड्रिंक विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, एंड जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से, यानी कि आपको इस वाली यूनिट से 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, नेम एन अल्कोहलिक ड्रिंक विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हमने पढ़ा था, डिस्टिलेशन की हेल्प से कौन सी अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस होती हैं, विस्की, ब्रांडी, रम।
इनमें से अगर आप एक भी लिख देंगे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। माइक्रोब्स यूज होते हैं बट डिस्टिलेशन का प्रोसेस अंडर वो करना जरूरी होता है टू प्रोड्यूस विस्की, ब्रांडी और रम। विदाउट डिस्टिलेशन क्या प्रोड्यूस होता है? वाइन एंड बियर, दीज आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर। अब साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम जो है वो साइनोबैक्टीरिया करता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर रहा है, इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल, ठीक है, एंड इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहा है, सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम कर रहा है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने का काम कर रहा है, दैट मीन्स वो एज अ बायो फर्टिलाइजर वहां पर यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आप उसके दो यूज लिखाएंगे आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो था ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स नीड टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। अब देखो यहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है। Analyze the following ecosystem and discuss which will be more productive in terms of primary productivity। यानी कि आपको कुछ पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यंग फॉरेस्ट, अ नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट एंड अ शैलो पॉल्यूटेड लेक। ओके, तो इनके अंदर से जो नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट होगा, ठीक है, इट विल बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी हम इसका रीजन भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। यानी कि एनपीपी और जीपीपी में क्या डिफरेंस होता है, एंड साथ में आप इनका रिलेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर, वो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके बताना है, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जो नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट होगा दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। अब क्यों होगा ऐसा? बिकॉज इट विल कंटेन मोर बायोमास और हाई हाई बायोडाइवर्सिटी। पहली बात तो वो क्या है? नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, वो मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है। दूसरी बात ये है वो ओल्ड फॉरेस्ट है। अब अगर ओल्ड फॉरेस्ट है दैट मीन्स वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी या बायोमास होगा वो कंपैरेटिवली हाई होगा एज कंपेयर टू यंग फॉरेस्ट। अब शैलो पॉल्यूटेड लेक तो ऑब्वियसली आंसर नहीं हो सकता है ठीक है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स ही ज्यादा होंगे वहां पे प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। बट यंग फॉरेस्ट और नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हाई होगी। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स मोर बायोमास एंड हाई बायोडाइवर्सिटी विच विल ट्रैप एंड स्टोर सोलर रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, ठीक है। अब क्या होगा वहां पर? सोलर रेडिएशन जो है, ठीक है, दे विल बी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। यंग फॉरेस्ट इज स्टिल डेवलपिंग। अब जो यंग फॉरेस्ट है ना वो अभी भी इन डेवलपमेंट फेज है, ठीक है, एंड इट विल कंटेन फ्यूअर ट्रीज। तो जो सोलर रेडिएशन कैप्चर होंगी दैट विल बी लेसर एज कंपेयर टू अ नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नाउ शैलो पोल्यूटेड लेक कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। वहां पे पॉल्यूटेंट ज्यादा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स वहां पे प्रोड्यूसर्स का जो नंबर है वो काफी कम होगा। सो प्रोडक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू नेचुरल और फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग और रीजन लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहला जो है आपको हाफ मार्क्स मिलेगा ये लिखने का। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी क्यों देखने को मिल रही है एंड पोल्यूटेड लेक के अंदर लोएस्ट प्रोडक्टिविटी क्यों देखने को मिल रही है। बिकॉज आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है तो पूरा जस्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। एक एक लाइन में आप लोग लिख देंगे तो आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ आपको एनपीपी और जीपीपी के अंदर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। देखो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ वो किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। अब
क्या होता है, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीबीपी इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि वहां पर क्या हो जाता है बेसिकली, काफी सारी जो एनर्जी होती है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं ना वो किस में से होते हैं, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें से, ठीक है। अब जब जीपीपी में से रेस्पिरेशन माइनस हो जाता है तो जो हमारे पास में बचता है दैट इज एनपीपी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उनको, ठीक है, जीपीपी माइनस आर दैट इज इक्वल टू एनपीपी, उसको बोला जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज द रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी, यानी ये कितना अवेलेबल बायोमास जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स की कंजम्पशन के लिए अवेलेबल था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे ही आप लोग इतना लिख देंगे एंड आप ये रिलेशन डिपिक्ट कर देंगे वहां पे, आपको वहां पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको वहां पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें आपको एक क्रॉस दी हुई है, ठीक है, स्टडी द क्रॉस गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कोई इंटरनल चॉइस देखने को नहीं मिल रही। अभी तक आपने देखा कि आपने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, पहले 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है, ये जो सेम पैटर्न है ना, ऐसा ही पैटर्न आपको अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दीज वर पेरेंट्स, ठीक है, फर्स्ट पेरेंट वॉज 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज मेल, 44 प्लस एक्स एक्स दैट मीन्स दिस इज फीमेल पेरेंट, ठीक है, हमें पता चल गया। अब यहां से गैमेट्स कौन कौन से आएंगे, देखो 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस ओ, ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैमेट्स आए 22 प्लस एक्स एंड यहाँ पे आए 22 प्लस एक्स। अब ऑफस्प्रिंग्स जो बने, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स बने, ऑफस्प्रिंग 1 एंड ऑफस्प्रिंग 2, ठीक है, आपको बताना है उनके अंदर क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी एंड वो जो एबनॉर्मेलिटीज है उनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, उन एबनॉर्मेलिटीज के बीच में आपको क्या करना है बेसिकली, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जस्ट अ मिनट, यस, ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेरी राइटिंग बीच बीच में गंदी हो जाती है, उस पे ध्यान नहीं देना। चलो अब देखो यहां से क्या हुआ, जब 22 प्लस एक्स वाई को क्रॉस करवाया गया 22 प्लस एक्स के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 44 प्लस डबल एक्स वाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा 44 प्लस डबल एक्स वाई, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग 1 होगा उनका जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी 44 प्लस डबल एक्स वाई, यानी कि वो कौन सी एबनॉर्मेलिटी से सफर करेंगे, दे आर सफरिंग और दैट ऑफस्प्रिंग इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा अब अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, 22 प्लस ओ, 22 प्लस एक्स, एक्स को जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पर देखने को मिला 44 प्लस एक्स ओ, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिला 44 प्लस एक्स ओ जो है, देखो ये क्रॉस करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑफस्प्रिंग नंबर 2 आएगा, ठीक है। ये जब हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस कराया था तो हमको क्या देखने को मिला 22 प्लस डबल एक्स वाई, देखो अगर इधर से भी आप लोग क्रॉस करवा रहे हो ना, ठीक है, रुको मैं इसको ना ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ, ओके, यस, अगर आप ऐसे भी क्रॉस करवा रहे हो तब भी आपको 44 प्लस डबल एक्स वाई ही देखने को मिला, क्योंकि इधर से तो एक्स क्रोमोसोम आएगा, इधर से या तो एक्स वाई इधर बन रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे ओ है। अब ये भी अगर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो भी 44 प्लस एक्सओ ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग 1 है दैट इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 प्लस एक्सओ, दैट मीन्स द
organism or offspring number 2 is suffering from Turner syndrome. Okay, it is suffering from Turner syndrome. ठीक है, आपने उनका जीनोटाइप लिख दिया एंड आपने एबनॉर्मेलिटीज बता दी। जैसे आपने इतना काम कर दिया आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। आपको यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स देखने मिल रहे हैं, 44 प्लस डबल एक्स वाई, राइट? तो यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल 47 क्रोमोसोम एंड ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का ट्राइसोमी आपको देखने को मिलता है ऐसे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक 1 एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। टोटल 45 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट मींस मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट इज स्टेराइल मेल। टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट विल बी स्टेराइल फीमेल। ओके, दैट विल बी स्टेराइल फीमेल। अब क्या देखने को मिलता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट विद फेमिनिन फीचर्स। ठीक है, गायनेकोमास्टिया और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर एंड दे आर टॉल स्टैच्यूर्स। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है दैट इज मैस्कुलिन। ठीक है, वो मेल्स के जैसी होती है, बट यहाँ पर एक जो है बेसिकली फेमिनिन फीचर्स एक तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड गायनेकोमास्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी देखने को मिलेगा ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो ओवरीज होंगी दैट विल बी रूडिमेंट्री, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, शॉर्ट स्टेचूर एंड अंडर डेवलप्ड फीमेल कैरेक्टर्स वहां पे ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर जो है बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जैसे ही यहाँ पे एक करेक्ट डिफरेंस लिख देंगे, ये तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, आप एक करेक्ट डिफरेंस लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली अगर ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा होता, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा होता, 4 मार्क्स में, देन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो डिफरेंसेस है आप उनको इंक्रीज कर देते। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंसेस जो आप लोग वहां पे बताते फिर वो आप लोग इंक्रीज कर देते। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोइंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ ब्लड ग्रुप इन अ फैमिली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ब्लड ग्रुप पैटर्न दिखाया हुआ है, पेरेंट्स बी एंड ए। ठीक है, यहाँ पे ए और बी ये क्या है, पेरेंट है। ठीक है, बी इज फर्स्ट पेरेंट एंड ए इज सेकेंड पेरेंट। ओके, ए इज सेकेंड पेरेंट। ओके, तो दैट मीन्स बी जो है दैट इज मेल पेरेंट। ठीक है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड ए इज फीमेल पेरेंट। ठीक है, ए इज फीमेल पेरेंट। अब इन दोनों के बीच में जब मेटिंग हुई तो उनके कुछ ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। ठीक है, दिस इज जनरेशन 1। ठीक है, ये जो है ये जनरेशन 1 है। ठीक है, दिस इज जनरेशन 2। ठीक है, एंड आपको क्या बताना है, आपको इंडिविजुअल 1 और 2, ठीक है, इंडिविजुअल 1 और 2 के आपको जीनोटाइप्स बताने हैं। ठीक है, आपको क्या बताने हैं, इंडिविजुअल 1 और 2 के जीनोटाइप्स बताने हैं। विच एंटीजन, और अच्छा यहाँ पे देखो, ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ पर आपको ये ब्लड ग्रुप्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, इनका जो ब्लड ग्रुप है दैट इज बी, इनका जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए। ठीक है, इनका जो ब्लड ग्रुप है बी, इनका जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए, यानी कि फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, मेल का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज बी। ठीक है, अब जनरेशन 1 के अंदर क्या देखने को मिलता है, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनके ब्लड ग्रुप दिखाए हुए हैं। ठीक है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनके ब्लड ग्रुप दिखाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल 4 था, ठीक है, इंडिविजुअल 4, यहाँ पे इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिखाए हुए हैं। अब इंडिविजुअल 4 यहाँ पे देखो, दैट मीन्स इट वॉज अ मेल विद ब्लड ग्रुप ए, इंडिविजुअल 5 मेल विद ब्लड ग्रुप ए बी, individual 6 with blood group okay, it is female with blood group B, and individual 7 is again male with blood group A। ठीक है, अब इंडिविजुअल 4 जो है उनकी शादी हो जाती है अ फीमेल विथ इंडिविजुअल ओके, अ फीमेल इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, इंडिविजुअल 3 से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे, ठीक है, और इंडिविजुअल 8 एंड इंडिविजुअल 9। ठीक है, तो एक का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ, एंड एक का जो ब्लड ग्रुप है, मेल का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज बी, एंड फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ। ठीक है, अब
आपको इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 के सबसे पहले जीनोटाइप्स बताने हैं। तो अगर इंडिविजुअल 1 की बात की जाए तो इसका जो जीनोटाइप रहा होगा वो ये रहा होगा। ठीक है, दैट इज वाई उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी। ठीक है, इंडिविजुअल ए की अगर बात की जाए तो उनका जो ब्लड ग्रुप रहा होगा वो ये रहा होगा, तभी उनका जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, उनका जो जीनोटाइप रहा होगा वो ये रहा होगा, तभी उनका जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए। ठीक है, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप बी है, इनका ब्लड ग्रुप ए। अब इतना आपने लिख दिया, उसके बाद विच एंटीजन और एंटीजेंस विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज ऑफ इंडिविजुअल 5 and 8। ओके, 5 and 8 के ऊपर बताना है आपने कि कौन से एंटीजेंस जो है वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इंडिविजुअल 5 के अंदर अगर बात की जाए, इंडिविजुअल 5 के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, तभी उनका जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए बी। इंडिविजुअल 8 के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, दैट मीन्स वहां पे ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि वहां पे ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है ना ही वहां पे एंटीजन बी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल 5 के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इंडिविजुअल ए के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं। ठीक है, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, आपको दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। ओके, a patient with ADA deficiency required periodic infusion of genetically engineered lymphocytes. Okay, explain why such periodic infusion is required and also suggest a permanent cure for ADA deficiency. ये भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, ऑप्शन में क्या है, describe in brief any two techniques that can be used to transfer recombinant DNA into the host cell directly without using any vector। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की, ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, एक पेशेंट है जिनको एडीए डेफिशिएंसी है। अब क्या वहां पर रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का पीरियोडिक इन्फ्यूजन उनकी बॉडी के अंदर कराना पड़ता है। अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों कराना पड़ता है एंड क्या उसको कोई परमानेंट क्योर है, लाइक पीरियोडिक इन्फ्यूजन के अलावा क्या उनका कोई परमानेंट क्योर हो सकता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, अब जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, दे आर नॉट इमोर्टल, यानी कि उनकी एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है। ठीक है, उनका एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है उनकी लाइफ साइकिल का। ठीक है, उसके बाद में उनकी जो है, ठीक है, दे आर नॉट इमोर्टल। ठीक है, यानी कि हमेशा वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में, फंक्शनिंग कंडीशंस में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन उसका जरूरत होती है। अब इसका कोई अगर परमानेंट क्योर की बात की जाए तो परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, तो ये जो पीरियोडिक इन्फ्यूजन है इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, ये जो पीरियोडिक इन्फ्यूजन है देन इट कैन बी प्रिवेंटेड, या वो हम लोग फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे पेशेंट्स के अंदर। क्या मतलब है, यानी कि अगर बोन मैरो सेल से उस जीन को आइसोलेट कर लिया जाए जो एडीए प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो एडीए प्रोड्यूसिंग जीन है, अगर उसका आइसोलेशन कर लिया जाए बोन मैरो से, ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए लिम्फोसाइट्स के अंदर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो वहां पर वो क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रूव्ड एज अ परमानेंट क्योर फॉर सच एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, उस केस में हमको पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऐसे पेशेंट्स के अंदर नहीं करानी पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी टू टेक्निक्स। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को विदाउट एनी वेक्टर किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। आपको दो टेक्निक्स के नाम बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट कैन बी माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए
इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल। इसके अलावा बायोलिस्टिक्स या जीन गन, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, दे आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल जिन पे डीएनए कोटेड होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, कोटिंग होता है, कोटेड होता है गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स के ऊपर। अब ऐसे जो हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है प्लांट सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो आप लोग पहले टेक्निक का नाम लिखोगे, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करोगे, हाफ मार्क्स आपको नाम लिखने का मिलेगा, हाफ मार्क्स आपको उसको डिस्क्राइब करने का मिलेगा। आपने दो टेक्निक बतानी है, ठीक है। अच्छा, हीट शॉक, recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, which is followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, ठीक है, उसको ऐसे सेल्स के अंदर किस तरीके से डाल सकते हैं, सबसे पहले वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट इज पुट ऑन आइस। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, उसके बाद में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे उसको एकदम से हम लोग हीट शॉक देते हैं, यानी कि वहां पे प्लेस करेंगे तो उसको हीट शॉक लगता है, उसके बाद में दोबारा से उनको आइस के ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हीट शॉक के थ्रू भी करोगे तो भी क्या हो सकता है वहां पर, विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर आप लोग क्या कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वो सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अभी हम लोगों ने सेक्शन बी को भी यहाँ पे रैप अप कर लिया, एंड सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर 1, 2, ओके, एंड 3, तीन क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिले। ठीक है, यानी कि अच्छी खासी इंटरनल चॉइस सीबीएसई आपको जो है वो देता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अंदर हम लोग सेक्शन सी को स्टार्ट करेंगे। हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन नंबर डी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर रैप अप करेंगे। ओके, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। वी विल मीट you with the next part of this series. Till then, keep learning.